हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। और हम ये जो हमने क्लास शुरू की है अपनी स्पेशल क्लास प्रीलिम्स 2020 के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की क्लास, जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज अभी सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज आपकी बेस्ड है वो आपका जो टॉपिक बैंकिंग और जो बेसिक क्लास है इकोनॉमी की जो कवर किया गया है उस पे बेस्ड ये एमसीक्यू सीरीज है। तो जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है इकोनॉमी की प्रीलिम्स 2020 के अकॉर्डिंग, तो वो यूट्यूब पे आपके लिए डेमो क्लासेस फ्री पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसके भी आपको डेमो वीडियोस दिए जा रहे हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और सारी क्लासेस अवेलेबल होंगे और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस के लिए आपके लिए एक टॉप 100 का बैच चलाया जा रहा है 2020 वालों के लिए। ये बैच आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस देगा। प्रीलिम्स का कोर्स हो, मेंस का, क्योंकि आपका नया सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस नए सिलेबस के साथ आपको इतने ज्यादा वीडियोस और कहीं अभी अवेलेबल नहीं है जितना कि रक्षा एकेडमी पे अवेलेबल है। तो वो सारे वीडियोस देखने के लिए और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। और डेली वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो @रक्षा एकेडमी के नाम से है। वहां पे आपको डेली होने वाली सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाती है और आप अपने ग्रुप ज्वाइन करके बाकी सारे वीडियोस की भी जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने आज की क्लास पे, जहां पे हम जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड। और ये सारी क्लासेस क्या आपको पढ़ा दी गई हैं, तो जिन बच्चों ने भी ये क्लासेस ले ली हैं वो इसके आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। और एमसीक्यू की जो पहले की क्लासेस हैं वो जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको समझाया है कि जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है किस अप्रोच के साथ और किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें उस क्लास में आपको मिलेंगी। यहाँ पे चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा पहला कि मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया कि संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। क्लास में आपको यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ाई गई है, कौन इसका निर्माण करता है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कितने सदस्यीय निकाय है और इसका क्या कार्य, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें क्या आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है और यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब जिन्होंने भी बैंकिंग की क्लास की है उनको इसका आंसर पता होगा, तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केवल एक, जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। अब कैसे, क्योंकि आरबीआई है, अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो ये क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, तो वित्त मंत्री का तो कोई रोल ही नहीं होता। सरकार केवल अपने प्रतिनिधि एक नियुक्त करती है, लेकिन ये किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, ये अध्यक्षता में कार्य करती है आरबीआई की। ठीक है। और इसका ये आरबीआई के, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है बेंचमार्क, जो ब्याज दरें हैं, जो सीआरआर है, एसएलआर है, जो भी रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, जो भी रेट्स होते हैं आरबीआई के, वो कौन तय करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है जो तय करती है। किसकी अध्यक्षता में, आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक में करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। 10,000 रुपए तक का, 5,000 रुपए तक का, 15,000 रुपए तक का और 1,000 रुपए तक का। जब मैंने आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आरबीआई नोटों का निर्गमन एक साल में कितनी सीमा तक कर सकती है और किस प्रणाली के आधार पर करती है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए करेंसी नोट छापने के अधिकार के संबंध में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि 10,000 करोड़ तक। यहाँ पे केवल 10,000 लिखा है, लेकिन अगर आपको करोड़ या इस समय भी फिगर आता है तो आपको याद रखना है 10,000 करोड़ तक की राशि के नोट एक साल में आरबीआई क्या कर सकती है, छाप सकती है। तो ये क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पे आधारित है। एक मिनट। भारत में क्या
मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? आनुपातिक आधार पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पे आधारित। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आरबीआई जो नोट छापती है, उस नोट छापने के लिए किस आधार पे वो नोट छापती है? अपनी मन मर्जी से छाप देती है या उसके लिए कोई नियम कानून है? तो उसके लिए नियम कानून है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं, और वो किस आधार पे छापती है? इसमें ऑप्शन ए है आपका आनुपातिक, ऑप्शन बी है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, और ऑप्शन सी है स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, और ऑप्शन डी है पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या क्या स्वर्ण के रूप में और प्रतिभूतियों के रूप में क्या रखती है? अपने पास सिक्योरिटी रखती है, जिसके आधार पे वो एक साल में कितनी करेंसी छाप सकती है? एक साल में 10,000 करोड़ रुपए की करेंसी को छाप सकती है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई हैं? यानी कि जो समितियां हैं उनमें से किसने वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी हैं? राकेश मोहन समिति द्वारा, सिन्हा समिति द्वारा, केलकर समिति द्वारा और रंगराजन समिति द्वारा। एक जो इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो भी वित्तीय समावेशन से रिलेटेड था, उसमें हमने अलग समिति पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे उस समिति का नाम बताइए फटाफट कमेंट करके। यहाँ पे फिर से आपसे पूछा गया वित्तीय समावेशन का, तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? रंगराजन समिति, जिसने क्या दिया था? वित्तीय समावेशन पर अपनी सिफारिशें दी थी। और वित्तीय समावेशन क्यों लाया गया था सरकार के द्वारा? ताकि हर एक आम जनता की पहुंच कहाँ तक हो? बैंकिंग सिस्टम तक हो, और वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने इस पे क्या डिटेल में चर्चा की थी। तो क्लास एक बार जाके जरूर आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पे ऑप्शन ए क्या है? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है सीमित देयता वाला, क्योंकि आप दो ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अवध कमर्शियल बैंक, जो क्या था? भारतीयों द्वारा सीमित देयता के आधार पर संचालित पहला बैंक था। वहीं पीएनबी क्या था? भारतीयों द्वारा संचालित पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जिसमें कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो इसका आंसर आपको पता चला। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। फटाफट बताइए। जब हमने क्लास में पढ़ रहे थे बैंकों का डेवलपमेंट, तो उसमें ये चीज क्या थी? उसमें ये चीज मैंने बताई थी आपको, तो इसको आपको बताना है फटाफट। ऑप्शन ए क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है भारत ओवरसीज बैंक, और ऑप्शन डी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इसका आंसर फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर क्या होगा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया में जब हम बैंकों के बारे में पढ़ रहे थे, बैंकों का हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका 1993 में उसमें एक बैंक का विलय कर दिया गया था। उस बैंक का नाम क्या था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमको क्या करना है? याद में रखना है। कभी आपसे सन भी पूछा जा सकता है, तो हमको सन भी अपना याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है? अब ये आपको पता होना चाहिए। अभी जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही थी तो उसमें क्या था? उसमें ये मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किसके बदले में मुद्रा का निर्गमन करता है। इसमें ऑप्शन अपने पास क्या क्या है? जो ऑप्शन है वो स्वर्ण दिया हुआ है, विदेशी प्रतिभूति दी हुई है, भारत सरकार की प्रतिभूति दी है, और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अभी मैंने क्या बताया था कि स्वर्ण के रूप में और प्रतिभूतियों के रूप में आरबीआई अपने पास क्या रखती है? आरबीआई अपने पास एक कोष रखती है, जिसके आधार पर ही वो क्या जारी करती है? करेंसी जारी करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सभी, चाहे विदेशी प्रतिभूति हो, भारत सरकार की प्रतिभूति हो और स्वर्ण हो, इन सभी को आरबीआई अपने पास रखती है, जिसके आधार पे क्या करती है वो? जिसके आधार पे वो मुद्रा जारी करती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
किसके संदर्भ में पूछा गया है, देखते हैं। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है और आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो फटाफट, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सबको इसका आंसर पता होगा, फटाफट इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं और हमें लगा कुछ अच्छा, ऐसा लगा कि हमें क्वेश्चन आता है, तो हम उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं देखते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं और जो हमें आंसर लगता है और टिक कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट जब भी आप पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में क्या हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी के 3 ऑप्शन में हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जब हमने क्लास ली थी उसमें बताया था। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, यानी कि उनको ये उधार भी देता है और उनको फाइनेंस की जब भी जरूरत पड़ती है उनकी सहायता करता है। विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, फटाफट बता दीजिए ऑप्शन में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अभी एक्सप्लेन किया है आपको, स्थापना कब हुई थी, 1935 में। अब यहाँ पे आपको 1934 भी लिखा हो सकता है, लेकिन 1934 नहीं होगा, क्योंकि 1934 में एक्ट बना था और ये अस्तित्व में कब आई थी, 1935 में। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी स्थापना पूछी जाएगी तो वो कब हुई है, वो 1935 में, और किस एक्ट के थ्रू हुई है, 1934 के एक्ट के थ्रू हुई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट इसका जवाब देना है। क्या क्या है ऑप्शन हमारे पास, करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन। अब यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन में आप श्योर हो सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन में हमको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक विदेशी व्यापार के बारे में बात हो रही है और दूसरा विदेशी विनिमय कोषों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा डी, विदेशी विनिमय कोष, यानी कि जितनी भी विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है उसका प्रबंधन संचालन कौन करता है, आरबीआई करता है। विदेशी व्यापार किसका काम है, जो हमारे सरकार है वो विदेशी व्यापार को मेंटेन रखती है, वो उसका संचालन और रखरखाव करती है, किस हिसाब से विदेश व्यापार होना है, यानी कि ये सरकार का कार्य है। बाकी का करेंसी का नियमन हो, साख का नियमन हो और देश के विदेशी विनिमय कोषों की, यानी कि मुद्रा से रिलेटेड जितनी भी बात है उसका नियमन और संचालन कौन करेगा, उसका नियमन और संचालन आरबीआई करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी के लिए आप रक्षा एकेडमी का ऐप और उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप अलग अलग कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस के आपके अलग अलग कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो उनको आप जो भी कोर्स रिलेटेड जानकारी आपको लेनी है तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।